Guys, go through your last lecture notes. Last lecture, perhaps we have completed the preparation part of LK. So, अगर कुछ doubts हो तो बोलिए बेटा. Any doubts बेटा? नो सर. ओके, चल तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज. अच्छा, ये याद रखना कि प्रॉपर्टीज में हम लोग एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, बट वो क्लास में हम लोग ज्यादा बार बार उसको नहीं करेंगे. एक बार जनरल वे में हम डील कर लेंगे आज, और उसके बाद अलग अलग चैप्टर्स में हम बार बार ये फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं लिखेंगे. एक आइडिया आपको दे देंगे, क्योंकि हमारे लिए केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते भी हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया रिएक्शंस. जैसे मान लीजिए एल्केन्स की बात कर रहे हैं, तो हम एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस जो है, एल्केन्स की रिएक्शंस है, उनका मतलब यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज है. फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो जनरल वे में अगर सोचोगे तो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है. तो फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, ठीक है. इसके अलावा इसमें आप कलर वगैरह सोच सकते हैं, ठीक है ना. कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ रहा है. इसके अलावा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आता है वो है बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह के ऑर्डर्स आते हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा तुमने. इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है. जरूरी नहीं कि हर जगह आप सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करें. जो पॉसिबल होगा वो वाला किया जाता है. मेल्टिंग पॉइंट हो गया. इसके अलावा सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का जो है वो बड़ा पॉपुलर है, ऑर्डर वगैरह पूछा जाता है. इसके अलावा डेंसिटी, डेंसिटी आप ले सकते हो. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है. तो जनरल वे में हम डील कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का. तो लेट मी टेल यू. जैसे मान लीजिए कि, अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है. तो उसमें आप जैसे डाइपोल, डाइपोल आप पढ़ते हो. डाइपोल,
डाइपोल अट्रैक्शन। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आप जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हो। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है। और इसके अलावा जो पोलर नहीं है मॉलिक्यूल्स, तो उनमें आप अगर रिकॉल करोगे तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स करके पढ़ा होगा। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है, जिसको आप वैंडरवॉल फोर्सेस भी बोलते हो। ठीक है, तो ये सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो डिसाइड करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल में अगर आपको दिखाऊं केमिकल बॉन्डिंग वाला, तो उसमें जैसे मैं आपसे I2 बोलूं, Br2 बोलूं, Cl2 बोलूं, F2 बोलूं, ठीक है, तो रिलेटिवली जब चेक किया जाता है ना, देखो एक एक चीज तो ये याद रखना कि वैन डर वाल फोर्सेस बहुत जगह हम यूज करने वाले हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि पोलैरिटी उतनी नहीं होती है। ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है नॉन पोलैरिटी की तरफ, जितना कार्बन बढ़ेगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा, उतना सिस्टम ज्यादा नॉन पोलर की तरफ जाएगा। ठीक, तो ये जो वैन डर वाल फोर्सेस है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है, ये मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा तुम्हें, जितना मोलर मास बढ़ेगा उतना वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ेगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, तो बताइए बेटा I2 में सबसे ज्यादा वैन डर वाल फोर्सेस होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे F2 में? I2। I2, इसीलिए जो रिलेटिवली चेक किया जाता है तो I2 का फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड है, Br2 का लिक्विड है, Cl2 के लिए गैस है, और F2 का गैस है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो हमारा जो मेन फैक्टर है इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो क्या है? वैंडरवाल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाँ, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस या वैन डर वाल फोर्सेस। तो हम लोग इसकी हेल्प लेंगे। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हो गया या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो गया, टू एक्सप्लेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने एग्जांपल आपको फिजिकल स्टेट का दिया है ना। अब आप सोचो, मान लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चाहिए, राइट। तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेगा, आप किसी भी, जैसे एल्केन चूज किया आपने, आपने एल्कीन चूज कर लिया आपने, कोई भी फैमिली आप चूज कर लो, उसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे फैमिली के मेंबर्स में, एक CH2 इंक्रीज करता जाता है। इतना तो मालूम है ना, होमोलॉगस सीरीज जिसको आप बोलना शुरू कर देते हो। तो अगर ये आप किसी भी फैमिली में, नॉट ओनली एल्केन, आप एल्कोहल ले लो, आप एल्डिहाइड्स ले लो, आप कीटोन्स ले लो, आप कार्बोक्सिल, इन एवरी केस फैमिली का मतलब ये होता है कि एक एक CH2 बढ़ता चला जाता है, तो नया मेंबर आपको मिल जाता है फैमिली का। तो CH2 बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये है लोअर मेंबर्स इधर, और इधर आपके हायर मेंबर्स, ऐसे आप उसको क्लासिफाई करके रखिए। तो जैसे जैसे आप हायर मेंबर, आप देखिए, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो मोलर मास पे डिपेंड कर रहा है। तो मोलर मास ऑफ कोर्स ज्यादा किसका हो रहा है? जो हायर मेंबर्स हैं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत तूफानी चीज तो कहनी नहीं है। ठीक है, एक तो ये, इसके अलावा जैसे मैं एकदम छोटा सा एग्जांपल आपको लूं, हाँ एक और बात, ये जो मान लीजिए मोलर मास सेम है ऑलमोस्ट, तो फिर ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है बेटा, सरफेस एरिया पे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना वो ज्यादा वैन डर वाल फोर्स होगा। ठीक, तो अब इसमें देखो, जैसे मान लो मैं एग्जांपल एक दे दूं, मैं भी लिखाऊंगा सिस्टमैटिक वे में, अभी तो मैं जनरल मैनर में आपको बता रहा हूँ, बिकॉज ये फिर बार बार हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं ये भी बोल सकता था कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा इसलिए हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ, हो सकता है नहीं करा हो आपने। ये आपका एक एल्केन है, ये दूसरा एल्केन है, ये तीसरा एल्केन है, तीनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, इसका आता है 36.1 डिग्री सेल्सियस,
इसका बॉइलिंग पॉइंट है 27.85 जो मेरे पास डेटा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 9.5 डिग्री सेल्सियस। नाउ हाउ विल यू एक्सप्लेन द चेंज? मोलर मास तो सेम है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर बेटा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। तो इतना याद रखना है बेटा, जो मॉलिक्यूल ज्यादा स्फेरिकल हो जाता है ना, उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जितना वो फ्लैट होगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो ये इसका नाम है नियोपेंटेन। 1 2 3 4 5, हाँ 5 है ना, नियोपेंटेन इसको बोल सकते हो। तो इस नियोपेंटेन का जो सरफेस एरिया है वो आइसोपेंटेन या नॉर्मल पेंटेन से कम है। तो एज अ रिजल्ट जो उसका वैन-डेर-वाल्स फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है ना? ये छोटी सी चीज है, अभी मैं सीक्वेंस में सब लिखा दूंगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग पॉइंट। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसका एक्सप्लेनेशन मतलब इट्स लाइक इसका आंसर निकालना टफ है। तो मान लो इसका आंसर तुमसे नहीं भी निकले ना, तो इतना इश्यू नहीं बनाना है, क्योंकि ये डिफिकल्ट है आंसर निकालना। जो आंसर निकालना आसान है, मतलब आंसर कॉन्सेप्चुअली निकाले जा सकते हैं, और अगर उसमें मिस्टेक कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। कुछ चीजें होंगी जो हो सकता है सब लोग नहीं कर पाए, वो तुम भी नहीं कर पा रहे हो, ओके, लेकिन जो सब कर पा रहे हो और तुम नहीं कर पाए, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। तो सही चीज को आइडेंटिफाई करना, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट फिर भी अपने पास नॉलेज तो होनी चाहिए कि कंपैरिजन किया कैसे जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो पैकिंग पे डिपेंड करता है। पैकिंग पे। क्यों पैकिंग पे डिपेंड करता है? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स के लिए होता है, और सॉलिड जितना अच्छा पैक्ड होगा, गैप्स कम होंगे। जितना अच्छा पैक्ड होगा सॉलिड, उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये याद रखना। अच्छा, पैकिंग किस चीज पे डिपेंड करती है? पैकिंग डिपेंड करती है सिमेट्री पे। मान लो बहुत ही अनसिमेट्रिकल सा टेढ़ा मेढ़ा सा कोई मॉलिक्यूल है, तो उसकी पैकिंग सॉलिड जब बनाएंगे तो पैकिंग जो होगी वो डिफिकल्ट हो जाएगी। तो अगर सिमेट्री नहीं अच्छी है तो पैकिंग अच्छी नहीं होगी, पैकिंग अच्छी नहीं होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है बेटा? यस सर। देखो हाँ, मैंने पहले भी बोला है बेटा, ये कंपैरिजन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये भी थोड़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन इसका मेन फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? मेन फैक्टर इज पैकिंग। मेन फैक्टर इज पैकिंग, ये याद रखना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ जो थोड़ा आसान है और आप समझ पाओगे। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, इसको, ये है सिस ब्यूटीन, कैन यू रिकॉल? और ये है ट्रांस ब्यूटीन। अगर तुमसे पूछा जाए कि ये बेटा एक डबल बॉन्ड है, इसकी रिस्पेक्ट में, इसकी रिस्पेक्ट में किसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बताओ क्या चूज करोगे आप, सिस या ट्रांस? डबल बॉन्ड के ट्रांस। तो हम यहाँ बोलेंगे ट्रांस इज मोर सिमेट्रिकल, ट्रांस इज मोर सिमेट्रिकल। सो अगर ट्रांस ज्यादा सिमेट्रिकल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जबकि अगर फोर्सेस के बेसिस पे जाओगे तो जो सिस है ना, सिस इज मोर पोलर। तो जो पोलर ज्यादा होगा उसका डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या होगा बेटा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, जिसको आप इंटरमोलिकुलर। तो सोचिए सिस ब्यूटीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन ट्रांस ब्यूटीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि जो मेन फैक्टर है ट्रांस का वो इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, वो है पैकिंग। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये 2-3 जनरल मैनर में मैंने आपको प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की। अब एक बार आप इसको जनरल वे वाला कॉपी कर लो, फिर मैं आपको जो एल्केन्स के रिस्पेक्ट में उसमें बताता हूँ। ठीक है बेटा?
हाँ ये अच्छा पहला पेज ये नहीं है, हाँ ये पहला पेज, पहला एक जनरल ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में, और फिर हम बात करेंगे एल्केन्स। Done, sir. कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना बेटा, ये अट्रैक्शन है यहाँ पर। दिन बेटा Yes.
उसमें राइट साइड में जो एग्जांपल लिखा है, अगर कंफ्यूजन हो तो आई कैन गिव यू द नोट। या इस अपनी मर्जी से आप लिख लो, और एल्केन्स का ही है तो एल्केन्स के उसमें लिख लेंगे। सर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करते तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो लिखना है मेनली कि वो इंक्रीज करता है। ठीक है बेटा, उसका ही रिजल्ट है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर। लेकिन इतना आसान नहीं है कि आप जैसे मान लो कहीं पर मॉलिक्यूलर मास 5 पॉइंट से बढ़ गया तो जरूरी नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट वहां बढ़ ही जाए। ये एक जनरल वे है कि हाँ मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंडेंसी है, लेकिन इतना आसानी से ये एक फैक्टर है, दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कंबाइंड इफेक्ट भी होता है, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर है ये। तो मोस्टली आंसर इससे निकलेगा। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। ये नहीं तो कोई बच्चा आया सर इसका मॉलिक्यूलर मास 2 पॉइंट ज्यादा है फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम है। तो एक फैक्टर है ये, बट ये डोमिनेटिंग फैक्टर है। सर वो एरो के पास क्या लिखा है? हायर मेंबर, lower members, higher members. In each अच्छा, family, you can classify lower members and higher members. यस सर। Done. Done? Done, sir. Okay, बेटा, एक मिनट। सर यस बेटा। सर सिमेट्री मतलब मास होना चाहिए ना? क्या चीज सिमेट्री मतलब? मास मास का सिमेट्री होना चाहिए ना? मास हाँ, सिमेट्री। मास का सिमेट्री का। ओके सर।
सर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ही लिखा है कि मेल्टिंग पॉइंट है, रेड में जो लिखा है मेन आपने। हेडिंग मेल्टिंग पॉइंट है, बट ये डिफरेंस बताने की कोशिश की है कि जो मेन फैक्टर है मेल्टिंग पॉइंट का वो सिमेट्री है, और जो मेन फैक्टर बॉइलिंग पॉइंट का है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसलिए दोनों चीजें ही लिख दी है मैंने यहाँ। अच्छा ओके, समझा। डन सर। डन बेटा। चल अब हम लोग मेन एल्केन के लिए शुरू करते हैं और सारी चीजें लिखते हैं। तो इसमें पहला आप लिख लीजिएगा फर्स्ट पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा C1 to C4, इसका मतलब है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। C1 to C4 आर ऑल गैसेस। सर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना? फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये पहला पॉइंट अ काइंड ऑफ फिजिकल स्टेट बता रहा है वो, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। C1 to C4 are all gases. C5 to C17 are all liquids. Are all liquids. And C18 and higher are all solids. ये बिल्कुल उसी ट्रेंड में गया है। क्या ट्रेंड था कि लोअर मेंबर्स आर गैसेस और जो बीच वाले मेंबर्स हैं वो क्या हैं, लिक्विड्स, और फिर जो हायर मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड्स। ये उसी ट्रेंड में, लेकिन कितना होगा, लोअर मेंबर्स जनरली 4, 5, 6 इस तरह से आप समझ लो। फिर उसके बाद वो जो बीच के आप 7, 8 और सोच लो, 10 सोच लो, फिर उसके बाद हायर मेंबर्स है, ठीक है। इस तरह से आप माइंड में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। सर बोल बेटा। सर लिक्विड्स का रेंज बता सकते हैं? C5 to C17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा। ऑल आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ऑल आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट पॉइंट जो मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है। देखिएगा, सिमेट्रिकल एल्केन्स, सिमेट्रिकल एल्केन्स like methane, ethane are non-polar. Symmetrical alkanes like methane, ethane are non-polar and have zero dipole moment. Symmetrical alkanes like methane, ethane are non-polar and have zero dipole moment, while unsymmetrical alkanes, सर while unsymmetrical alkanes, have little dipole moment. कहने का ये मतलब है कि वो सारे के सारे ऑलमोस्ट नॉन पोलर हैं। तो आप ब्रैकेट में ये लिख लेना कि दिस मीन्स ऑलमोस्ट ऑल एल्केन्स आर नॉन पोलर, या एल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर। ये मेरे ख्याल से स्टेटमेंट ज्यादा अच्छा रहेगा कि एल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर।
एकाध थोड़ी बहुत पोलैरिटी वाला है हल्का फुल्का, बाकी नॉन पोलर ही इसको मान सकते हैं। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। फर्दर लिख लो। Intermolecular forces between alkane molecules are weak. Intermolecular forces between alkane molecules are weak. ब्रैकेट में लिख देना weak van der Waals forces. देखो पोलैरिटी होती तो डाइपोल डाइपोल मोमेंट आता, डाइपोल डाइपोल जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो तो है नहीं, और वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होता है वो वीक रहता है। तो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इसकी वजह से अगर तुम कंपैरिजन करोगे किसी भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से जहां पोलैरिटी है, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हो गया, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे रिलेटिव टू वो, अगर कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस वाले मॉलिक्यूल्स आप चूज करोगे तो। फर्दर लिखिएगा, दिस इज द रीजन alkanes have low boiling points सर आप alkanes have low, बोलो दोबारा बोलो, क्या बोला तुमने? सर आप ये स्टेटमेंट का स्टार्ट रिपीट कर सकते हैं? दिस इज द रीजन, सर इसके पहले का। इसके पहले तो फुल स्टॉप था, इसके पहले तो वही मैं बोल रहा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन एल्केन मॉलिक्यूल्स आर वीक, ब्रैकेट में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, बट इतना ही था। ओके सर। फुल स्टॉप, आगे लिखिए, दिस is the reason alkanes have low boiling points relative to other functional group compounds, relative to other functional group compounds with similar molecular mass. फर्दर यहाँ लिख लीजिएगा, boiling point for alkanes generally increases, boiling point for alkanes generally increases by 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius for each CH2. Generally increases by 20 to 30 degrees Celsius for each CH2. क्या ये नोट बेटा सबको समझ में आया? एक बार रीड कर लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, आई कैन एक्सप्लेन दैट पार्ट। सर आप ये लाइन रिपीट कर सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स विद सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। ओके सर। और किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा? सब लोग खूब अच्छे से नोट्स बनाइए बेटा, आपका डेफिनेटली स्कोर अच्छा आएगा जब आप एग्जाम फाइनल देंगे। नोट्स अच्छे से बनाइए, रीडिंग करते रहिएगा रेगुलर बेसिस पे। आपको कहीं से कोई और थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं। थियरी पूरी आपको यहीं पर मिलेगी। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल सबने लिख लिया था बेटा, क्योंकि ये वाले में सरफेस एरिया चेंज हुआ था। तो जिन्होंने नहीं लिखा वो ये लिख सकते हैं कि इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल molecular mass is same, so van der Waals force depends on surface area. ठीक, as surface area decreases, boiling point decreases.
Done, sir. Done? Yes, sir. Yes. चलिए नेक्स्ट इसमें मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट ऐड करिए. Melting point of straight chain alkanes. Melting point of straight chain alkanes increases with increase in molecular mass. But not in a regular manner. तो ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहता है मेल्टिंग पॉइंट वाला, तो केयरफुल रहना है अपने को. सर प्लीज रिपीट, आपका वॉइस क्रैक कर गया था. Okay. Melting point of straight chain alkanes increases with increase in molecular mass, but not in a regular manner. यहां तक लिख लिया बेटा? Yes. अभी भी आवाज नहीं आ रही है क्या? Yes, sir. आ रही है sir. Are you able to hear? Yes, sir. Yes, sir. Further आप लिखिएगा, increase is more when number of carbon atoms changes from odd number to even number. जैसे C9 और C10 का अगर मैं एग्जांपल लूं, कार्बन 9 का मतलब होगा कि 9 कार्बन का एल्केन, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट -54 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका होता है -30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो आप चेंज दिखा सकते हो. और C10 से C11 अगर आप लेके जाते हो तो ये -30 डिग्री सेल्सियस है, ये -26 डिग्री सेल्सियस है. तो आप लिख लीजिएगा, increase is less when it is even number to odd number. Increase is less when it is even number to odd number. The reason for this is melting point depends upon packing. The reason for this is melting point depends upon packing. तो इसमें और ज्यादा कुछ कराने की जरूरत नहीं है. चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, डेंसिटी. डेंसिटी देखिएगा, density increases with increasing molecular mass. Density increases with increasing molecular mass and reaches a limiting value of 0.8 gram per ml. And reaches a limiting value of 0.8 gram per ml. ठीक है, Increases in molecular mass. increases with increase in molecular mass and it reaches a limiting value of 0.8 gram per ml. हो गया? Yes, sir. सॉल्युबिलिटी लिख लीजिएगा बेटा. सॉल्युबिलिटी लिख लीजिएगा. Alkanes are mostly non-polar.
and since like dissolves like, alkanes are more soluble in non-polar solvents. Since like dissolves like, alkanes are more soluble in non-polar solvents. More soluble in क्या चीज? more soluble in Non-polar solvents. Non-polar solvents. सबने फिनिश कर लिया बेटा यहाँ तक? Yes, sir. ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में था, ठीक है। और अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, एल्केन्स के साथ एक प्रॉब्लम है। एल्केन्स में क्या होता है कि जो ये बॉन्ड्स हैं, चाहे आप CH4 ले लो, CH बॉन्ड आएगा, आप CH3 ले लो तो यहाँ भी CH बॉन्ड आएगा, CC बॉन्ड आएगा। तो या तो ये आप इसको ऐसा मानकर चलो ऑलमोस्ट नॉन पोलर, राइट ना, पोलैरिटी नहीं है यहाँ पर। और अगर पोलर नहीं होगा तो फिर वो डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, जिनको हम बोल सकते हैं सेंटर्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, क्या बोल सकते हैं? सेंटर्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, ये नहीं है। अगर पोलैरिटी नहीं होगा तो सेंटर्स नहीं होंगे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज वाले। अब मान लीजिए कि तुमने यहाँ CH बॉन्ड या CC बॉन्ड ऐसे रखा और किसी एसिड को बोला कि भाई जाओ अटैक कर लो, किसी बेस को बोला अटैक कर लो, किसी न्यूक्लियोफाइल को बोला अटैक कर लो, किसी इलेक्ट्रोफाइल को बोला अटैक कर लो। तो इनको क्या चाहिए? जैसे न्यूक्लियोफाइल, इसको चाहिए कि सामने इलेक्ट्रॉन हो, न्यूक्लियोफाइल को चाहिए कि सामने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? सामने इलेक्ट्रॉन्स हो। यहाँ कोई पोलैरिटी ही नहीं है, ये लोग 0-0 पोलैरिटी वाले हैं, सेंटर्स ही नहीं, अटैक कहाँ होगा, राइट ना। सो ये जो रिएजेंट्स हैं, हम लिखेंगे रिएजेंट्स आर मोस्टली, या फिर एल्केन्स आर इनर्ट टुवर्ड्स मोस्ट ऑफ द रिएजेंट, ऐसा बोल सकते हो। एल्केन्स आर inert towards most of the reagents, इसीलिए हम इनको एल्केन्स को बोलते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? लिटिल रिएक्टिविटी, लिटिल रिएक्टिविटी, ठीक है ना। मतलब इट्स लाइक कि बच्चे का पढ़ने लिखने में कोई मन ही नहीं कर रहा है, वो ना तो कुछ सोच रहा है उसके बारे में, तो कोई भी टीचर आपको पढ़ाने आ जाएगा। तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता जब तक आपका कुछ ऐसा ओरिएंटेशन नहीं होगा पढ़ाई की तरफ, तब तक कोई आपको पढ़ा ही नहीं सकता। यही सिचुएशन यहाँ पर है, समझ लो कि एल्केन्स वो पोलैरिटी शो ही नहीं करते, वो सेंटर्स शो नहीं करते जहां पर अटैक हो। तो अगर वो सेंटर्स शो नहीं करेंगे तो फिर वहां पर कोई भी आपको रिएक्टिविटी नहीं मिलेगी। हाँ, दूसरा तरीका है। दूसरा क्या तरीका है यहाँ पर कि वो पोलैरिटी शो नहीं कर रहे हैं तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप हाई, यानी कि आप मम्मी पापा को लगा कि कुछ ओरिएंटेशन शो ही नहीं कर रहा तो उन्होंने पिटाई शुरू कर दी, तो उस पिटाई के डर की वजह से बच्चे ने पढ़ाई शुरू कर दी। तो वही सिचुएशन यहाँ पर है कि हाई एनर्जी, हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शंस फिजिबल होने लगती हैं। तो एल्केन्स जो भी रिएक्शन थोड़ा बहुत शो करते हैं वो किस रीजन से करते हैं? हाई टेम्परेचर, हाई एनर्जी, लाइट की प्रेजेंस, ठीक है। तो पहले इतना कॉपी कर लो बेटा।
सर नो सेंटर्स ऑफ, उसके बाद क्या है? डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज बेटा। ओके। डन सर। Sorry, just a minute. ओके ओके, आप लिख लीजिएगा जो भी डिस्कशन हमने किया है, इतना ही नहीं कि जितना कॉपी आप सामने लिखा उतनी कर रहे हो, जो बातचीत करते हैं हम लोग उसको आप सिंपल, क्योंकि वो सिंपल वे में हम डील कर रहे हैं, उसको जरूर लिखो। Done, sir. ओके, चलिए, तो हम लोग वैसे कई सारे रिएक्शंस हैं, लेकिन जो हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे इन एल्केन्स की रिएक्शंस में, आप मान कर चलिए 99% टाइम हम स्पेंड करेंगे वो है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। और एग्जाम में भी 99% चांस है कि क्वेश्चन अगर रिएक्टिविटी पे आता है हेलोजेंस की, तो वो एल्केन्स की, तो वो है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। आप चाहें तो बाकी प्रॉपर्टीज स्किप भी कर सकते हैं, बहुत कम चांस है कि वो रिएक्शंस आपसे पूछी जाए। मेनली जो अब तक पूछी गई है वो है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में जो कंडीशंस रिक्वायर्ड, जैसे पहले मैंने आपको बोला कि भाई इनमें कोई पोलैरिटी तो है नहीं, तो रिएक्शन कैसे होगी, तो रिएक्शन होगी हाई टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिसको वो इंडिकेट करेगा एच न्यू लिख करके। कैसे पता चलेगा कि लाइट की प्रेजेंस है, तो वो एच न्यू लिखा होगा। और इसके अलावा ये गैस फेज रिएक्शन हो जाएगी, गैस फेज रिएक्शन। और गैस फेज रिएक्शन है तो होमोलिटिक क्लीवेज नहीं होगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा।
फिर वहां आयंस नहीं बनेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो बेटा। सर हेलोजेनेशन ऑफ एल्केन्स केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट है। हाँ, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू किया है ना, देखो ना हेडिंग डाला जी है यहाँ पे, ये देखो। नहीं समझ में आया? समझा सर। हाँ, अभी तो मैंने बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हेलोजन एल्केन्स की हैं, उनमें 99% टाइम जो हमको स्पेंड करना है वो हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स पे करना है, क्योंकि यही आता है एग्जाम में। इसके अलावा फटाफट रिएक्शंस लिख जरूर लेंगे, लेकिन कभी पूछते नहीं हो। तो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है। हाँ, फ्री रेडिकल बेटा इंटरमीडिएट। तो फ्री रेडिकल जो है वो बनता है जब आप हाई टेम्परेचर करते हैं, प्रेजेंस ऑफ लाइट होगा। ऐसा नहीं होगा कि सब चाहिए आपको कि हाई टेम्परेचर भी हो, प्रेजेंस ऑफ लाइट हो। उसमें मतलब ऐसा कुछ भी होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि हाँ, ये जो है वो ये हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स के लिए है। ठीक है ना, पढ़ा रहे हैं इसको बेटा। अब इसमें जैसे आप ऐसा सोच लो ना, मान लो लिखा है CH4 प्लस Cl2 और यहाँ लिख दिया डार्क, तो आप लिखेंगे नो रिएक्शन। ऐसा है, मतलब एक इंडिकेशन आपको दे रहा है वो कि हाँ हेलोजिनेशन यहाँ पॉसिबल है। इसको हटा दें। यस सर। देखो, जैसे मैं अगर रिएक्शन लिखूं आपको, तो एक CH4 चूज करते हैं और यहाँ लिख देते हैं X2। X2 में हम लोग एक्चुअली मेनली लिखते हैं, मेनली Cl2 एंड Br2। तो उसका रीजन ये है कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ना, वो ये होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है F2 Cl2 Br2 I2। ये F2 इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, और I2 इतना कम रिएक्टिव है कि परसेंटेज यील्ड ही नहीं अच्छी है। यानी मेनली आप क्या यूज करना चाहोगे रिएक्टिविटी रिएक्शन के लिए? क्लोरीन एंड ब्रोमीन। आई होप आप समझ पाए। फिर इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? एक एच हटाओ और एक्स लगाओ, तो ये हो जाएगा CH3X। इसको हम बोलते हैं मोनो हेलो डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर है मीथेन, एल्केन जनरल मैनर में। ठीक, प्लस अगर दो एच हट करके दो एक्स आते तो क्या बोलते? डाई हेलो डेरिवेटिव। तीन एच हट करके तीन एक्स आते तो इसको बोलते हैं ट्राई हेलो डेरिवेटिव। और फिर ऐसा लिख लो, टेट्रा हेलो। ठीक, ये आपको कॉपी कर लो बेटा। सर मोनो एरो के बाद सारे साइड प्रोडक्ट्स हैं। क्या बेटा? सर मोनो एरो डेरिवेटिव के बाद सारे साइड प्रोडक्ट्स हैं। नहीं नहीं, सब सब बनते हैं, वो अभी धीरे धीरे बताऊंगा आपको कब क्या होगा। ठीक, और वो खुद भी तुम्हें बताएगा, क्वेश्चन देते समय बताएगा कौन सी टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। आप ये समझ लो, कंट्रोल करना डिफिकल्ट है कि क्या बनेगा, बनेंगे सब। ठीक, यानी मिक्सचर बनने के चांसेस है।
डन सर। चलो इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं पहले तो। ऑल दो मैकेनिज्म से रिलेटेड आता नहीं है इसमें से कुछ, एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है, फिर भी ऑफिशियली हमें मैकेनिज्म लिखनी तो पड़ेगी। देखो ये एक आपने 9th 10th में या भी 11th में ही पढ़ा होगा, चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन, ठीक है। चेन रिएक्शन का सिंपल सा जो मीनिंग है वो ये है कि वो एक बार इनिशिएट हो जाएगा तो वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कि सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। ये सिंपल सा उसका मीनिंग है ना। आजकल तो गेम्स भी आते हैं चेन रिएक्शन वाले। तो आप देखो स्टेप 1, स्टेप 1 में ये जो क्लोरीन आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये लाइट की प्रेजेंस होने पे होमोलिटिक क्लीवेज करता है और इस तरह से आपको मिल जाता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एक ऐसी चीज है जो अगर सिस्टम में आ गई, फ्री रेडिकल एक ऐसी चीज है जो अगर सिस्टम में आ गई तो इट इज काइंड ऑफ वायरस, कि ये जो है सब जगह फैलाता चला जाएगा अपना वायरस। जैसे Cl फ्री रेडिकल इस मीथेन के कांटेक्ट में आया तो इसने मीथेन के हाइड्रोजन को इन्फ्लुएंस किया और उसको अपने साथ मिला लिया। तो बताओ जो बच गया वो क्या है? CH3CH। CH3 फ्री रेडिकल, है ना, सिंपल सी बात है। अब CH3 फ्री रेडिकल जो बन रहा है वो क्या करेगा? वो देखो ऐसा आप समझ लो कि बदला लेने की टेंडेंसी है कि तुमने मेरे H को लिया, अब मैं तुम्हारे Cl को लूंगा, समझे ना। तो अब CH3 फ्री रेडिकल Cl2 मॉलिक्यूल को इन्फ्लुएंस करेगा और उसका Cl ले लेगा। तो देखो Cl फ्री रेडिकल बन गया। अब ये Cl फ्री रेडिकल फिर बदला लेने जाएगा, यानी कि ये जो आपको दिख रहे हैं ना 2 स्टेप्स, ये कंटिन्यू रहेंगे और इसी को कहते हैं प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपगेट हो रहा है रिएक्शन, यही है जो सब कुछ खत्म कर देंगे। ये कौन सा हो गया बेटा? इनिशिएशन, मतलब किसी ने बस आग लगा दी हल्की सी और वो अपने आप फैलती चली गई। तो जो फैलना है वो स्टेप 2 में है और जो स्टार्ट हुआ है वो स्टेप 1 है। और जब सब कुछ खत्म होने लगा तो उसको बोलते हैं टर्मिनेशन, यानी इसके बाद प्रोसेस बंद हो जाएगा। टर्मिनेशन में क्या होगा कि भाई Cl फ्री रेडिकल कहीं Cl से टकराया, बोला बस करते हैं, चलो वापस Cl2 बनाते हैं। CH3 फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल से टकराया, क्लोज हो गया। इसी तरह से CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल से कंबाइन किया, CH3 बना दिया। ये सारे अपने कौन से स्टेप्स हो गए बेटा? टर्मिनेशन वाले, यानी इनके बाद प्रोसेस रुक जाएगा, समझे। तो सबसे खतरनाक जो है वो, मतलब खतरनाक मतलब जो कंटिन्यू चलने वाला है वो प्रोपोगेशन है। इसको कॉपी कर लो बेटा। If you have any confusion, any doubt, please ask. Huh? सर वो टर्मिनेशन स्टेप क्या है? टर्मिनेशन स्टेप का मतलब होगा कि जो थोड़ा बहुत फ्री रेडिकल्स एंड में बच जाते हैं, जो अब दूसरे किसी से रिएक्शन करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, तो वो आपस में कपल बना लेते हैं, वो टर्मिनेशन हो जाता है।
प्रोपोगेशन स्टेप आपने एक्सप्लेन कर कौन सा बेटा? प्रोपोगेशन कोई बता सकता है क्या बोल रहा? प्रोपोगेशन बोला या इनिशिएशन बोला? प्रोपोगेशन Step 2. स्टेप 2 बोला। अच्छा देखो बहुत आसान है बेटा। मैंने बोला ना कि इनिशिएशन का मतलब एक फ्री रेडिकल बन गया। तो एक फ्री रेडिकल क्या होता है, पूरे सिस्टम में लगातार फ्री रेडिकल पैदा करता रहता है। तो फ्री रेडिकल वो कैसे पैदा करेगा कि जब वो किसी भी मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कोई एक एटम जो है वो इन्फ्लुएंस उसको करता है, तो उसको अपने साथ लेगा। तो ये जो क्लीवेज होगा यहाँ पर वो भी होमोलिटिक होगा क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो फिर से नया फ्री रेडिकल बना और ये फिर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहने वाला है, समझे ना? इसीलिए इसको प्रोपोगेशन स्टेप बोलते हैं। यही है एक्चुअली साइक्लिक, जिसको साइक्लिक आप वर्ड दे रहे हो ना, चेन रिएक्शन, तो यही है। ठीक है, तो ये एक्चुअली पूरा का पूरा अपना क्या है, एक चेन रिएक्शन। आप चाहिए तो ये चेन रिएक्शन करके भी ऊपर हाईलाइट कर सकते हैं। डन सर। यहाँ पर नोट लिखिएगा बेटा, देखिए since in methane chlorination we get a mixture of products. Since in methane chlorination we get a mixture of products, so if our goal is to prepare CH3Cl as major product, CH3Cl as major product, we use methane in large amount. We use methane in large amount. But if our goal is to prepare CCl4, we use Cl2 in excess. We use Cl2 in excess. बेटा इस नोट को एनालाइज करो, रिएक्शन के साथ कंपेयर करो। Sir, last sentence repeat करो, please. लास्ट में मैंने बोला if our goal is to prepare CCl4, we use Cl2 in excess. Thank you, sir. सबने एनालाइज किया बेटा? देखो Yes, बहुत sir. सिंपल है बेटा। ये CH4 था,
X2 था और तुमको चाहिए CH3X मेजर, तुम चाहते हो ये ज्यादा अमाउंट में बनने, तो फिर क्या होना चाहिए कि जब ये पहला मॉलिक्यूल मान लो इसने CH3X बनाया, तो ये CH3X जो है वो किससे ना कोलाइड करे, X2 से। अगर इसका कोलिजन हुआ तो फिर ये प्रोडक्ट बनने के चांस है, राइट। तो तुमने क्या किया, ये इतना ज्यादा अमाउंट में ले लिया कि जो X2 है वो लगातार किससे सराउंडेड रहेगा बेटा, मीथेन से सराउंडेड रहेगा। यानी X2 लगातार किससे कोलाइड करेगा, वो CH4 से कोलाइड करेगा। अगर वो X2 जो है वो CH3X से कोलाइड ही नहीं कर पाएगा तो आगे का प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो आपको लगातार CH3X मिलता रहेगा। क्या समझ में आई मेरी बात बेटा? Yes, sir. इसी तरह से आप उसका बिल्कुल उल्टा कर लो, आप X2 को ज्यादा ले लो, यानी कि बीच के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है, क्योंकि वो आएंगे तो मिक्सचर में ही आएंगे, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है बेटा, चलो ये हो गया। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन is explosive. Direct fluorination is usually explosive, so we do not, it is not used, ऐसा करके आप लिख सकते हैं, direct fluorination is not used because it is explosive। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कंट्रोलिंग इज डिफिकल्ट, कैसा भी करके लिख लो, वो एक ही स्टाइल में उसको वो बोलना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, iodination is a reversible process. Iodination is a reversible process. Iodination is a reversible process, but it may be carried out in the presence of iodination is a reversible process, but it may be carried out in the presence of an oxidizing agent. It may be carried out in the presence of an oxidizing agent like HiO3, HNO3, HGO, etc. सबने यहां तक लिख लिया बेटा, या दोबारा बोलूं? यस सर। आगे लिखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इसको ऐसे नहीं, आप ऐसे, मैं इसको रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, इग्नोर कर दो जो अभी आपने लिखा। आप ऐसे लिखो कि जैसे आपने CH4 किया है ना, इसका रिएक्शन I2 से कराया, तो यहां पर आपको मिल जाता है CH3I plus HI। अनफॉर्चुनेटली ये जो HI होता है ना बेटा, HI is a very good reducing agent. HI is very good reducing agent. HI is a very good reducing agent. तो होता क्या है कि ये HI वापस इस CH3I को CH4 में कन्वर्ट कर देता है। अगर तुम्हें ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो HI है इसको सिस्टम से निकालना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं? जैसे HI बने उसको हटा दो वहां से, तो HI को निकालेगा कौन? तो ऐसा बोला गया कि देखो ऐसा किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। कौन देगा कुर्बानी? तो जैसे आपने लिख दिया HiO3, इसका कॉन्टैक्ट जैसे HI के साथ होगा, HI जो CH3I को रिड्यूस कर रहा था वो इसको रिड्यूस करना शुरू कर देगा, तो इसका नया अपना प्रोसेस हो जाएगा, ये बन गया।
यानी इस पर्टिकुलर सिस्टम से HI हट गया तो रिएक्शन विल मूव इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या समझ में आया बेटा? Yes, sir. सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा बेटा, और इस पॉइंट पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है पहले। लिखिएगा, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन acts as inhibitor. Oxygen acts as inhibitor that slows down the halogenation, to stop a small amount of oxygen, slows down the reaction, a small amount of oxygen slows down the reaction for a period of time. Which depends upon the amount of oxygen present. Oxygen acts as inhibitor that slows down the halogenation process. Full stop. A small amount of oxygen slows down the reaction for a period of time, which depends upon the amount of oxygen present. यहाँ तक सबने लिख लिया? Yes, sir. लिखिएगा, after which the reaction proceeds normally. अब क्यों ऐसा हो रहा है वो आप लिखो। Because of the presence of O2, a new free radical is formed. Because of the presence of O2, a new free radical is formed, which is less reactive than methyl free radical. Once all oxygen molecules
once all oxygen molecules present get combined with methyl radicals, the reaction proceeds normally. इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है आपको रिएक्शन के फॉर्म में, आप केवल इतना आप हाईलाइट कर लो कि O2 की प्रेजेंस की वजह से आपको एक नया फ्री रेडिकल मिल जाता है ये, ठीक। जबकि इंटरेक्शन इस मिथाइल फ्री रेडिकल का होना चाहिए Cl2 के साथ, वो किसके साथ इंटरेक्शन करने लगता है? O2 के साथ। इसीलिए रिएक्शन स्लो हो जाती है। जो अपना डिजायर्ड जो है वो है हेलोजिनेशन, उसको वो रुक जाती है जब तक ये रिएक्शन होती है। इतना आपको हाईलाइट करना है। किसी का कुछ छूटा तो नहीं है बेटा यहाँ पर पॉइंट? नहीं सर। इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको सारे पॉइंट्स हमने ये लिख लिए हैं यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशंस वगैरह करेंगे, डिफरेंट एल्केन्स का कंपैरिजन वाइज, जिस पर तुम्हें डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस मिलने के चांसेस हैं। फिर वो रिएक्टिविटी से रिलेटेड करेंगे, मेजर माइनर डिसाइड करेंगे और स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व करेंगे हैलोजिनेशन प्रोसेस में। जितना भी इन डेप्थ एनालिसिस पॉसिबल है वो सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और परहैप्स नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एल्केन्स उसमें फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप बुकलेट भी एल्केन्स वाला, एल्केन का जो एक्सरसाइज होगा वो आप अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है।